गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम आज से नए चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है गति का नियम। तो गति के नियम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बल। बल क्या होता है? बल कोई वह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे या फिर परिवर्तन करने का वह प्रयास करता है। जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है तो उसे गत्यावस्था में लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। कोई वस्तु गतिशील है तो उसे रोकने का प्रयास करेगा, उसकी दिशा में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसके आकार या आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ओके, जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है, जैसे कोई बॉल रखा है, ठीक है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल अगर रखा है तो वह कब तक स्थिर रहेगा? जब तक उसे आकर कोई किक ना मारे तब तक वह क्या रहेगा? आपका स्थिर रहेगा फुटबॉल। ओके, अब फुटबॉल जो फुटबॉलर ने तो फुटबॉल को मार दिया, अब फुटबॉल गति कब तक करता रहेगा? जब तक कोई दूसरा व्यक्ति या गोलकीपर उसे रोक न दे। तो बल वही कारक होता है जो कि वस्तु का स्थिति में परिवर्तन कर दे। यदि वह स्थिर है तो उसे गत्यावस्था में ला दे, गतिशील कर दे। कोई गतिशील है तो उसे रोक दे। गाड़ी चल रही है, जब तक हम ब्रेक नहीं मारेंगे तब तक गाड़ी चलती ही रहेगी, ठीक है। साइकिल खड़ी है तो जब तक साइकिल को पैडल नहीं मारेंगे तब तक साइकिल खड़ी रहेगी। जब तक उसका स्टैंड को हम हटाएंगे नहीं तब तक साइकिल वैसी की वैसी खड़ी रहेगी। तो यह आपका बल कहलाता है। और बल के कारण ही किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर दे। मिट्टी है, मिट्टी को जब तक हम उसे अच्छे से गूंथेंगे नहीं तब तक वह कोई आकृति या आकार लेगा नहीं। तो यह आपका बल को हम परिभाषित करते हैं इस प्रकार। दूसरा हम क्या बोले, जैसे कि दिशा में परिवर्तन कर देता है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो जब तक आप स्टीयरिंग को घुमाएंगे नहीं तब तक गाड़ी की दिशा बदलेगी नहीं। तो ये सब आपका क्या है? बल से संबंधित है। बल को पढ़ने से आवश्यक है क्योंकि इसी पर आधारित आपका क्या है, हम पढ़ेंगे जड़त्व को पढ़ेंगे। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व यह कहता है कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी और कोई वस्तु गतिशील है तो वह क्या रहेगी? हमेशा गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। जड़त्व नाम से स्पष्ट है आपका। जड़, पेड़ का जड़ जो होता है स्थिर रहता है पेड़ की जगह, तो उसी से हम रिलेट करके देखेंगे। जड़त्व मैंने कहा कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, ठीक है। अब कब तक स्थिर रहेगी? जब तक कोई हम उसे बाह्य बल ना दे। और कोई वस्तु यदि गतिशील है कि समतल पर, जैसे कि कोई वस्तु गतिशील रहेगा तो वह गतिशील रहेगा ही यदि कोई बाह्य बल आपका उस पर न लगे। घर्षण अगर कहीं लग रहा है तो वस्तु रुकेगी, ठीक है। कि समतल पर यदि जैसे हम बिलियर्ड्स का गेम खेलते हैं या फिर आप कैरम ही देख लें, तो कैरम को जब हम मारते हैं गोटी को तो वह 2-4 बार टकरा कर वह आपका रुक जाता है। क्यों? घर्षण के कारण रुकता है। यदि घर्षण हो ही ना, घर्षण यदि ना हो तो वह चलते ही रहेगा, ठीक है। तो यह आपका जड़त्व आपका यही प्रभाषित करता है। इसे हम 3 भाग में बांट देते हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ठीक है। जड़त्व को फिर से समझिएगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, ठीक है। इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं और इसे ही हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम ही आपका क्या कहलाता है? गति का पहला नियम, प्रथम नियम कहलाता है। गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है। देखते हैं पहले विराम का जड़त्व। बस के एकाएक चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना। जैसे ही बस एकाएक चलता है तो क्या होता है? हमारा बस चला, हम यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, हमारा पैर जमीन पर रहता है, तो एकाएक चलने पर बस क्या आ गया? बस हो गया गत्यावस्था में आ गया, गतिशील अवस्था में आ गया।
हमारा पैर भी क्या रहता है आपका, ये जो हमारा पैर है ये भी हमारा क्या रहेगा, गतिशील अवस्था में आएगा। जबकि शरीर का जो ऊपर का भाग है, बॉडी जो है, वो हमारा क्या रहेगा, बॉडी आपका क्या रहेगा, विरामावस्था में रहता है। सिंपल सा है, बस के आप चलने पर शरीर के नीचे का भाग पैर गत्यावस्था में आ जाता है, ऊपर का भाग का विरामावस्था में आ जाता है। इसी कारण हम क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। सेम यही स्थिति घोड़ा के, जब घोड़ा है कोई, उसका भी एक एक चलने पर क्या आएगा, हमारा पैर गत्यावस्था में, शरीर का ऊपर का भाग आपका स्थिर अवस्था में, जिससे कारण हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा देख लेते हैं, पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना। पेड़ को यदि हम हिलाते हैं तो जो डालियां होती है वो क्या होता है आपका, डालियां आपका क्या होता है, गत्यावस्था में आता है। और आपका जो फल जो लगा है, फल क्या है आपका, स्थिरावस्था में आता है। इस कारण आपका क्या होता है, इसी कारण आपका फल गिरकर टूट जाता है। चौथा देख लेते हैं, बंदूक की गोली। बंदूक की गोली जब किसी खिड़की या कांच को जब छूकर जाती है तो वह इस प्रकार छेद करके चली जाती है कांच पर। तो इस भाग पे हमारा क्या होता है, जिस भाग से टकराती है बंदूक की गोली वह गत्यावस्था में आ जाता है, और शेष भाग क्या आ जाता है आपका, शेष भाग आपका होता है विरामावस्था में। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया गत्यावस्था में। ठीक है, सिक्का, ये कांच है, कांच के ऊपर कोई प्लेट रखा है, इसके ऊपर कोई सिक्का रखा है, ये हमारा सिक्का है। तो क्या होगा, जैसे हम इसे हटाएंगे, रिमूव करेंगे, सिक्का कांच के साथ, जो ये जो कोई प्लेट है, प्लेट के साथ न जाकर क्या होता है, नीचे की ओर आपका गिर जाता है सिक्का। ठीक है, सिक्का हमारा क्या आता है, विरामावस्था में रहता है, और ये हमारा क्या आता है, गत्यावस्था में आ जाता है। ओके, उसी प्रकार हम देखेंगे गति का नियम। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं गति का जड़त्व। बस के एकाएक रुकने पर आगे की ओर झुक जाना, जस्ट इसके विपरीत होगा। बस यदि रुक जा रहा है तो हमारा नीचे का भाग क्या हो गया, विरामावस्था में आ गया, ऊपर का भाग गतिशील अवस्था में आ जाता है, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। सेम स्थिति घोड़े के लिए भी होगा। ठीक है, बस के उतरने पर बस की दिशा में गिर जाना। जैसे हम बस से उतरते हैं, कोई गाड़ी थोड़ा सा गतिशील रहता है, या बस उतरे या फिर आप ट्रेन से उतरते हैं, तो हम क्या होते हैं, झुक जाते हैं आगे की तरफ। तो जैसे हम बस से उतरते हैं, हम क्या होते हैं, रुक जाते हैं, तो हमारा पैर क्या होता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है, और ऊपर का भाग क्या होता है, गतिशील अवस्था में आने के कारण हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। लंबी कूद से पहले दौड़ना। यदि हम कोई लंबी कूद करते हैं, ठीक है, तो हमें लंबी छलांग लगाने के लिए हमें दौड़ना जरूरी है। जितनी अधिक हमारा स्पीड रहेगा उतने ही हम लंबी छलांग लगा पाएंगे। ठीक है, आप कोई छोटा सा नाला पार करते हैं, या कुछ भी छोटा मोटा नहर पार करते हैं, जंप करके करते हैं, तो 2 कदम रनिंग करके आप उसे आराम से पार कर सकते हैं। खड़े खड़े आप अगर पार करेंगे सोचेंगे तो यह आप बहुत कठिन जाएगा, पॉसिबल नहीं है, या फिर आप लंबा डिस्टेंस ले नहीं पाएंगे। तो लंबी दूरी तय करने के लिए आपका दौड़ना जरूरी है। यह आपका गति का जड़त्व के उदाहरण है। दिशा का जड़त्व क्या होता है, बस के मुड़ने पर व्यक्ति का बाहर की ओर बल का अनुभव करना। आपने देखा होगा, बस किसी टर्निंग पर, बस, सुमो, कार, ठीक है, जब किसी टर्निंग पर यदि आपका वृत्ताकार पाथ है, बस इधर की ओर मुड़ रहा है, तो हम व्यक्ति किधर मुड़ते हैं, हम इधर की तरफ बल अनुभव करते हैं, विपरीत दिशा में। ओके, घूमती हुई रस्सी को काट देने पर, किसी रस्सी को हम पत्थर से बांधकर गोल गोल घुमा रहे हैं, हम रस्सी को छोड़ देते हैं, यहाँ पर काट देना लिखा है, यह रस्सी को यदि हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो क्या होता है, वह कोई रस्सी है, एक इसी पथ पर आपका क्या कर रहा है, गति कर रहा है, गोल घूम रहा है। यदि रस्सी को मैंने यहाँ पर से छोड़ दिया,
तो रस्सी ऐसा गोल वैसा घूम के नहीं जाएगी ये, ठीक है। रस्सी का दिशा क्या आता है, रस्सी अगर मैंने छोड़ दिया रस्सी को तो घूम कर इस प्रकार फेंकाएगा नहीं, रस्सी किस प्रकार फेंकाएगा, यदि मैंने यहाँ पर रस्सी को छोड़ दिया तो रस्सी इसका जो स्पर्श रेखा की दिशा में फेंकाता है, यदि मैंने यहाँ पर छोड़ा तो रस्सी इसके स्पर्श रेखा की दिशा में फेंकाएगा, सीधा फेंकाएगा। तो यह जो गति करता है यह हमारा कौन सा गति है, रेखीय गति हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दिशा का जड़त्व है। इस प्रकार हम जड़त्व को समझेंगे और गति का नियम भी पढ़ेंगे। गति का 3 नियम होता है। अगला हम पढ़ते हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला नियम जिसे हम क्या कहते हैं, आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जो क्या बोलता है, जो हमने जो अभी जड़त्व का जो नियम पढ़ा है वही आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। यह बोलता है यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और यदि गतिशील है तो क्या रहेगा, वो गतिशील ही रहेगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा कहता है आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बराबर होता है, ठीक है। यह कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग को हम पीछे शुरू करते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होता है। और तीसरा एक नियम कहता है, द्वितीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है, ठीक है। पहला नियम, दूसरी नियम और तृतीय नियम। अब यहाँ पर हमने द्वितीय नियम में पढ़ा, संवेग पढ़ा। तो संवेग हम क्या बोलते हैं, संवेग होता है, इसे हम शो करते हैं P से, यह आपका होता है P = mv। किसी वस्तु का संवेग वस्तु का द्रव्यमान और वेग के ऊपर निर्भर करता है। तो P = क्या है आपका, mv है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा तो संवेग भी उतना ही अधिक होगा। m द्रव्यमान अधिक तो क्या होगा, संवेग भी क्या होगा आपका, अधिक होगा, ओके। यदि वेग अधिक है तो अब क्या आएगा, संवेग भी क्या रहेगा, अधिक होगा, ठीक है। n का मान बढ़ने पर p का मान बढ़ता है और v का मान बढ़ने पर भी p का मान बढ़ता है। v का मान कम होने पर p का मान कम होगा और m का मान कम होने पर भी p का मान कम होगा। मान के चलिए यहां पर देख लेते हैं संवेग, दो ये द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, बॉल है, ठीक है। ये m1 द्रव्यमान का है, ये m1 द्रव्यमान का है, ये भारी है, और ये आपका क्या है, m2 द्रव्यमान का है, ये क्या है आपका, हल्का है। यदि वेग समान है, दोनों का क्या है, वेग समान है, तब संबंध देख लेते हैं संवेग और वेग में। यदि कब ये, यदि वेग हमारा क्या है, समान हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, P1 = क्या आएगा हमारा, m1v होगा, और P2 = क्या होगा हमारा, m2v। P = mv फॉर्मूले से इस समीकरण में इसका हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, P1 बटा P2 = क्या आएगा हमारा, m1v बटा m2v।
ये और ये कट गया, तो हमारा संबंध क्या मिला, P1 बटा P2 इक्वल टू M1 बटा M2। M1 क्या है आपका, भारी वस्तु है, ठीक है, और M2 क्या है आपका, हल्की वस्तु। तो भारी वस्तु का संवेग क्या होगा, अत्यधिक होगा हल्की वस्तु की तुलना में। इस भारी वस्तु का क्या आपका क्या होगा, संवेग क्या होगा, अधिक होगा इसकी तुलना में। ओके, यदि हमारा वेग समान है तो भारी वस्तु का जो संवेग है अत्यधिक होगा हल्की वस्तु के संवेग से। उदाहरण के तौर पर एक कॉर्क बॉल या ड्यूस्को बॉल बोलते हैं, ड्यूस्को बॉल, और एक आपका टेनिस बॉल है, ठीक है। तो किसका संवेग अधिक रहेगा, जो कॉर्क बॉल जो होता है या ड्यूस्को बॉल जो होता है रेड कलर का, ठीक है, उसका संवेग क्या होगा आपका, अधिक होगा, किसकी तुलना में, टेनिस बॉल की तुलना में। और यदि हम एक प्लास्टिक बॉल और एक टेनिस बॉल का कंपेयर करें तो प्लास्टिक बॉल क्या हल्का है और टेनिस बॉल उसकी तुलना में भारी है, तो टेनिस बॉल का संवेग अधिक होगा, प्लास्टिक बॉल का संवेग क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि वह हल्का है। दूसरा हम निकाल लेते हैं, यदि M1 भारी वस्तु का है और ये M2 क्या है, हल्की वस्तु है, इसका वेग क्या है, V1 वेग से गतिमान है, ये आपका किसका वेग से गतिमान है, V2 वेग से गतिमान है। V1 वेग से गतिमान मतलब यह इसका स्पीड कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, आपका अलग अलग वेग है। यहां पास क्या बराबर है, यहां पास हमारा बराबर है संवेग बराबर है, ठीक है। इसका संवेग क्या है, P1 है, इसका संवेग क्या है आपका P2 है। तब हमारा P1 इक्वल टू क्या आएगा, M1V1, P2 इक्वल टू क्या होगा हमारा M2V2। मैंने क्या कहा, संवेग बराबर है मतलब P1 बराबर P2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, P1 इक्वल टू P2, P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, M1 अपॉन M1V1 अपॉन M2V2। चूंकि ये बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, अब हमारा क्या आता है, यहां पर से इसका मान 1 1 आ गया। अब क्या आएगा हमारा M1 बराबर M1 M2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा V2 अपॉन V1। V2 किसका वेग है, हल्की वस्तु का वेग है। ओके, V2 हल्की वस्तु का वेग है, तो हल्की वस्तु का संवेग क्या होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है। हल्की वस्तु का वेग आपका अधिक होगा, यदि आपका संवेग बराबर है तो हल्की वस्तुओं का वेग अधिक होगा और भारी वस्तु का वेग आपका क्या होगा, कम होगा। ड्यूस बॉल और आपका टेनिस बॉल में यदि दोनों का संवेग बराबर है तो टेनिस बॉल का वेग अधिक होगा ड्यूस बॉल की तुलना में, ठीक है। तो इसे हम संवेग का संबंध इस प्रकार हम शो कर सकते हैं। एक बार हमने वेग को समान लिया, एक बार हमने संवेग को बराबर लिया। भारी वस्तु का संवेग ज्यादा होता है, हल्की वस्तु का संवेग कम होता है, हल्की वस्तुओं का वेग ज्यादा होता है और भारी वस्तु का वेग आपका कम होता है। तो यह नियम हम निकाल लेते हैं, सेकंड नियम। गति का द्वितीय नियम क्या है आपका, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F इक्वल टू के डेल P अपॉन डेल T। यदि यहां पर यदि समय अत्यंत कम हो, ठीक है, जीरो की तरफ हो मतलब अत्यंत कम हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, लिमिट डेल T जीरो की तरफ इंडिकेट करेगा, डेल P अपॉन डेल T, ठीक है।
इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं आपका dp बटा dt में लिख सकते हैं इसे हम। तो लिख लीजिए f इक्वल टू, और हमारा k इक्वल टू क्या हुआ, यदि 1 है तब क्या आएगा हमारा dp अपॉन dt। ओके, सब में आपका वेक्टर रहेगा क्योंकि यह सदिश है, ठीक है। p इक्वल टू क्या होता है हमारा, p इक्वल टू होता है mv होता है संवेग की परिभाषा से, ठीक है। तो f इक्वल टू क्या आएगा, d अपॉन dt mv। f इक्वल टू क्या आएगा, m बाहर आ जाएगा, dv बटा dt, ठीक है। तो यहां पास f इक्वल टू क्या प्राप्त होगा हमें, f इक्वल टू प्राप्त होगा m dv बटा dt। क्या होता है हमारा, dv बटा dt इक्वल टू होता है हमारा a, वेग में परिवर्तन है, a से शो करेंगे तो यहां पास हम लिखेंगे a, f इक्वल टू ma। मतलब f होता है आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। वस्तु का द्रव्यमान यदि अधिक है तो बल का मान भी अधिक होगा, त्वरण अधिक है तो बल का मान भी अधिक होगा, ठीक है। मात्रक क्या होगा, m का मात्रक क्या है आपका, ऐसे पद्धति में किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या है आपका मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर ये आपका f का मात्रक है, इसे हम न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होता है। और F इक्वल टू क्या होता है हमारा, ma होता है, ठीक है। बता लीजिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी तृतीय नियम का जो आपका एग्जाम्पल है उसे हम अगली क्लास में देखेंगे।